हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड यूनाइटेड नेशन से। आज हम जानेंगे द यूनाइटेड नेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कब क्यों बनाया गया और ये किस किस तरह के काम को कर रही है और उस काम को किस ढंग से किया जाता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानने वाले हैं। अब तक वर्ल्ड में लड़ाई तो लोग वॉर तो हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं। कभी लैंड के किसी पार्ट के पे कब्जा करने के लिए, कभी शो ऑफ करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ, और भी कई वजह हैं। लेकिन अब तक के ह्यूमैनिटी हिस्ट्री को अगर देखें तो इस वर्ल्ड में दो ऐसे वॉर हुए हैं जिन्होंने लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को उस वॉर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये दो हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी होने वाला है, इसलिए उसका नाम लोगों ने द ग्रेट वॉर रखा था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया तो द ग्रेट वॉर का नाम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से नाम पड़ गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंट्रीज ने यह महसूस किया कि हमारे बीच ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो किसी भी तरह के डिस्प्यूट को देखे तो उसे सॉल्व करके मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करे, नहीं तो ऐसे ही हालत पैदा होंगे जैसा कि इन दो वर्ल्ड वॉर में हुआ था। आइए अब वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। द यूनाइटेड नेशन in 1945 at the end of Second World War, which killed more than 50 million of people, 51 countries got together and formed the United Nations with the aim of preventing another war. India was one of them. जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद 51 कंट्रीज एक साथ मिले और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। इनका एम ये था कि आगे आने वाले किसी भी बड़े वॉर को रोका जाए। उन्हीं में से मेंबर्स में से एक इंडिया भी था। अब है इनका एम क्या था, किस एम को लेके इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, अब हम उसको देखते हैं। एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनके क्या लक्ष्य थे। एनी कंट्री इज फ्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन सो लॉन्ग एज इट बिलीव्स इन इट्स एम्स। कोई भी कंट्री जब तक उसको इस पे भरोसा है वो इसका मेंबर बन सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है। At present, United Nation has more than 190 members. आज 190 से ज्यादा कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। Together, these countries tries to achieve the aims of the United Nation. और आज ये सभी कंट्री मिलकर एक साथ यूनाइटेड नेशन का जो भी एम है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। इनके एम्स क्या क्या हैं, आइए एक एक करके वो देखते हैं। नंबर 1, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस इसे मेंटेन करके रखना है, इसका ये एम है। नंबर 1। नंबर 2, एनकरेज कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें जरूरत पर एक दूसरे को, चाहे वो ट्रेड के बेस पे हो या किसी एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी एक दूसरे को कोऑपरेट करे, तो कोऑपरेशन भी इनका एक एम है। Promote human rights, basic rights that everyone should have. ये लोगों के पास ये सुनिश्चित करने का काम करती है कि हर किसी के बेसिक राइट, ह्यूमन राइट्स उनको मिलने चाहिए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। Ensure better living condition including education and health for everyone. लोगों के जीवन स्तर को ये अच्छा करना चाहते हैं और उसे अच्छा करने के लिए उनके हेल्थ को सही करना चाहते हैं, उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं। ये सारा काम करके ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही करना चाहते हैं।
हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर एंड वॉर्स, या वो एरिया जहां पर डिजास्टर आया हुआ है या जहां वॉर हो रहा है तो वहां जाके मदद करना भी इनका काम है, हेल्प करना भी इनका काम है। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, साथ ही एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया यूनाइटेड नेशन को कैसे बनाया गया, कब बनाया गया और उसके क्या एम्स हैं। अब है यूनाइटेड नेशन क्या एक ही ऑर्गन है उसमें या कई सारे ऑर्गन हैं, और अलग अलग ऑर्गन हैं तो वो क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह का काम वो देखते हैं। अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स, इनके कितने ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो कि अलग अलग तरह के काम को पूरा करते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज 6 मेजर ऑर्गन्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। इनके 6 बड़े ऑर्गन हैं। जैसे वो 6 कौन कौन से हैं, ये 6 बड़े ऑर्गन इसके हैं: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इनके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अपने अपने टास्क को पूरा करते हैं। These are the General Assembly, the Secretariat, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice and the Trusteeship Council। तो ये इनके 6 ऑर्गन्स हैं। अब वन बाय वन हम इन सभी ऑर्गन्स के काम को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द जनरल असेंबली। This is made up of all the members nation। जिस जनरल असेंबली वो असेंबली है जिसमें इनके सभी मेंबर, सभी जो कंट्री इनके मेंबर हैं वो उनके मेंबर होते हैं। It meets once a year to discuss things that are of importance to the world। साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है और ये उस वक्त वहां मिलकर इसी बात पे डिस्कशन करते हैं कि अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो भी मैटर इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। It also decide on the budget, the amount of money that is spent on various activities। साथ ही इनको कई तरह के काम करने होते हैं, हर काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे क्या जो बजटिंग करेंगे या उसके लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो ये जनरल असेंबली के थ्रू ही वो भी पास किया जाता है। इट इलेक्ट्स न्यू यूएन मेंबर एंड द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। साथ ही नए मेंबर कौन कंट्री बनेंगे इनके लिए भी यही उन्हें इलेक्ट करते हैं, और साथ ही 5 तो इनके परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो बदलते रहते हैं, 2 साल के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो उनको इलेक्ट करने का भी काम जनरल असेंबली का ही होता है। जनरल असेंबली वोट टू टेक डिसीजंस, ईच कंट्री हैज वन वोट। और जनरल असेंबली डिसीजन लेती है और हर कंट्री को एक वोट का राइट है इसमें। तो ये है जनरल असेंबली। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर होता है। अब आगे देखते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स रखे गए हैं और ये इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली, लेकिन उनमें से 5 ऐसे हैं जो परमानेंट उनके मेंबर है, बाकी के 10 बदलते रहते हैं। 2 साल का इनका पीरियड होता है। 15 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ जनरल असेंबली मेक अप द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में 15 कंट्रीज मेंबर के तौर पे हैं। ऑफ दीज 5, और इनमें से 5 रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए आर द परमानेंट मेंबर्स। बाकी के जो 10 मेंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। रेस्ट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। और उनका जो पीरियड होता है 2 years का पीरियड होता है। अब है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग करना, डिस्कशन करना, इलेक्ट करना, ये सब है। इसकी क्या है, तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड।
जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, इसके लिए ये प्रयास करते रहते हैं। इट मे सेंड ट्रूप्स फ्रॉम members country to stop a war or a peacekeeping force to maintain peace after a war or disturbance। जहां कहीं भी डिस्प्यूट हो रहा हो, कहीं पे वॉर की स्थिति है, तो वहां पर ये अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं, पास की किसी अपने मेंबर कंट्री से वहां से ट्रूप्स को भेज सकते हैं, उस वॉर को रुकवा सकते हैं, वहां पे पीस मेंटेन कर सकते हैं। ये इनका काम है, जैसा इनके नाम से ही पता चलता है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब आता है द सेक्रेटरीट। जितने भी डे टू डे वर्क हैं यूनाइटेड नेशन के, ये सेक्रेटरीट ही देखते हैं। द सेक्रेटरीट, द ऑर्गन विच मैनेज डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट गैदर्स इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर्स रिपोर्ट एंड सो ऑन। ये तरह तरह के टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनका काम है। उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर आगे उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स तैयार करना, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में उसको रखा जाए और उस पर फिर आगे डिसीजन लिया जाए। It is headed by the Secretary General, who is elected by the General Assembly and acts as leader of the United Nations। और इनके जो हेड होते हैं वो होते हैं कौन? जनरल सेक्रेटरी, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं और यूनाइटेड नेशन के लीडर के तौर पे वो जाने जाते हैं। ट्रिगवे लाई ऑफ नॉर्वे वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल इन्हीं को बनाया गया। ये नॉर्वे कंट्री के रहने वाले थे। रशिया की जो सबसे टॉप पे आर्कटिक रीजन में है नॉर्वे कंट्री, वहां के रहने वाले ये थे। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम इकोसॉक के तौर पे भी शॉर्ट में लिखते हैं। इट वर्क्स टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट इन अ क्लियर एनवायरमेंट। ये हर तरह से कंट्रीज का डेवलपमेंट चाहते हैं, साथ ही एनवायरमेंट को भी हार्म ना करे, ऐसी इनकी कोशिश रहती है, एनवायरमेंट को भी बचा के रखना है। इट्स एम इंक्लूड्स जीरो पॉवर्टी और हंगर। इनका जो एम है वो है गरीबी या भुखमरी को खत्म करना है, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, सेफ वाटर एंड क्लियर एनर्जी, साफ स्वच्छ पानी पीने को हर एक को मिले, और जो एनर्जी यूज किया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। इट वर्क्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इसको, इन सब काम को करने के लिए यूनाइटेड नेशन के कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उन सब जिस डिपार्टमेंट का जो काम है उनके थ्रू ये अपना काम करवाते हैं। 54 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। और इनके भी मेंबर जनरल असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें 54 मेंबर्स होते हैं। अब एक और जो अगला ऑर्गन आ रहा है, ये जैसे हमारे यहाँ जुडिशियरी है, वैसे वर्ल्ड लेवल की ये जुडिशियरी का एक हिस्सा है। इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कहलाता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हाल फिलहाल ही जब गाजा में इजराइल के साथ वॉर हो रहा था, तो साउथ अफ्रीका इसी कोर्ट में केस को ले गया था, इजराइल के खिलाफ उसने केस किया था। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। किसी भी तरह का विवाद अगर इन कंट्रीज के बीच में है तो उस विवाद का निपटारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। 15 जजेस ऑफ ICJ आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो 15 जजेस होंगे वो जजेस चुने जाते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, और ये 15 होते हैं। द ICJ इज ओनली वन दैट इज बेस्ड आउटसाइड न्यूयॉर्क, इट इज बेस्ड इन नीदरलैंड्स। और ये इसके 6 ऑर्गन्स में से इकलौती ऐसी ऑर्गन है, ओनली ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क के बाहर जो बेस्ड है। इसका बेस है नीदरलैंड कंट्रीज में। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन है द ट्रस्टीशिप काउंसिल।
हालांकि इसको जब बनाया गया था तो उस समय के कुछ और सिचुएशंस थे, अब बदल गया है, इसलिए अब नहीं के बराबर इसका रोल रह गया, या ये कहें कि इसे खत्म ही कर दिया गया है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, this was formed to look after places that had been under the countries which were defeated in 2 world wars. वर्ल्ड वॉर्स में वे कंट्रीज जिनकी हार हुई, उन्होंने जिस जिस कंट्री के ऊपर कब्जा कर रखा था, उनको अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो उन सब कंट्री की देखभाल के लिए इस तरह के ऑर्गन को बनाया गया था, ताकि उनके यहाँ हर तरह के डेवलपमेंट को देखा जाए, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। Since all such places have now gained independence, the trusteeship council no longer has a role to play. क्योंकि अब वो सब की सब कंट्रीज जो उस समय उनके कंट्रोल में होती थी, अब वो सब की सब इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, इसलिए अब इस काउंसिल का कोई काम नहीं रह गया है। अब हम इसके अलावा और भी जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू वेरियस काम किए जाते हैं उनको देखेंगे, और पीस कीपिंग के फील्ड में ये क्या कर रहा है उसको। आइए अब हम और देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये सारे ऑर्गन्स अपने सारे काम को पूरा करते हैं। वन बाय वन अब हम उनको देखते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंड्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फैमिली। The works of the United Nations is carried out through various organizations, a few older than UN. इनमें से कई थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले ही फॉर्म हो गए थे। इनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ जो चिल्ड्रन के लिए काम करती है। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, शॉर्ट में हम इन्हें यूनिसेफ के तौर पे बुलाते हैं। इनका क्या काम है? इट प्रोवाइड्स एजुकेशन, मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, फूड एंड शेल्टर टू नीडी चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में तरह तरह की महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन वगैरह के प्रोग्राम इनके थ्रू चलाया जाता है। यूनिसेफ के थ्रू बच्चों को फूड मिले, इसके लिए भी ये तरह तरह के कोशिश करते हैं। एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की मिले, उसके लिए भी ये मेहनत करते हैं। मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये काम है यूनिसेफ का। तो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन इस तरह का काम अगर करेंगे तो वो यूनिसेफ के थ्रू करवाएंगे। ये सभी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू वो अपने काम करवाते हैं। आगे हम देखते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं। It works with governments across the world to improve the general health of the people and fight against disease. अलग अलग कंट्रीज जो इनके मेंबर्स हैं वो वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करते हैं। ये लोगों के हेल्थ के लिए काम करते हैं, बीमारियों से, कई तरह के बीमारियों से लड़ने के उनके उपाय ढूंढने का काम ये करते हैं। इन्हें हम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के नाम से जानते हैं। अगला है थर्ड, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर जितने भी कल्चरल धरोहर हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम, प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के ये काम करते हैं। इसे हम शॉर्ट में यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल प्लेसेस। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर यूनेस्को के ही निगरानी में रहते हैं। It encourages cooperation among countries through education, science and culture. कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, चाहे वो साइंटिफिक लेवल पे हो, कल्चर के लेवल पे हो, एजुकेशन के लेवल पे हो, इसकी ये कोशिश रहती है कि कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़े, वो इन सब टॉपिक पे एक दूसरे को कोऑपरेट करें।
क्योंकि हमारे यहाँ तो हर तरह की कंट्री है, कोई पुअर है, कोई रिच है, तो ऐसे में पुअर कंट्री को हेल्प की जरूरत होगी तो वो एक दूसरे को हेल्प करे। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम फाओ के नाम से जानते हैं, FAO, फाओ, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी टू रिड्यूस हंगर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मेन काम है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इनको इंप्रूव करना, उनको डेवलप करना, और इससे दुनिया भर में लोगों की भुखमरी को कम करके लोगों के स्थिति को बेहतर बनाना है। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसे हम UNHCR के नाम से भी जानते हैं, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज कौन होते हैं? वे पीपल जिनको उनके घर से फोर्सफुली निकाल दिया गया है और मजबूरन उसे किसी और कंट्री में शेल्टर लेना पड़ा है, उन्हें हम रिफ्यूजीज कहते हैं। जैसे 71 की वॉर के बाद बांग्लादेश से कुछ आए थे यहाँ, अभी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले बर्मा से, म्यांमार से लोग भाग के आए थे जिन्हें हम रोहिंग्या के नाम से जानते, तो ये सभी रिफ्यूजीज कहलाते हैं। तो ये रिफ्यूजीज के हेल्प के लिए काम करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज, people who are forced to leave their country and take shelter in another country। और एक ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया का बैंक है। किसी कंट्री को लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से लेगा। द वर्ल्ड बैंक, इट गिव्स लोन्स टू नीडी कंट्रीज टू हेल्प इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। ऐसा वो इसलिए करते हैं वहां के लोगों के लाइफ स्टाइल को, उनके लिविंग को इंप्रूव किया जाए। पीस कीपिंग, अब पीस कीपिंग का काम ये करते हैं। तो अब तक इन्होंने कितना पीस कीपिंग का काम किया? सीधी सी बात है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अभी तक तो कोई ऐसी वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति नहीं बनी है, इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं बना है कि उस तरह का काम इसका देखने के मिले। लेकिन उसके बाद से अब तक सैकड़ों ऐसे वॉर्स कंट्रीज के बीच में हुए हैं जहां इसने डिस्प्यूट को खत्म करने का कोशिश किया है, सेटलमेंट करने का कोशिश किया है। Though there has not been another world war since UN was formed, but there are wars between countries all the time। ऐसा वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमेशा ये वॉर चलता ही रहता है। The UN tries to help the warring countries reach a peaceful settlement। तो ऐसे में बीच में UN आती है और वो उन दोनों के बीच सेटलमेंट करने का कोशिश करती है और सेटलमेंट करवाती है ताकि वॉर स्टॉप हो जाए। आफ्टर अ वॉर, सिक्योरिटी काउंसिल सेंड्स पीस कीपिंग फोर्स टू मेंटेन पीस एंड टू रिबिल्ड प्लेस डिस्ट्रॉयड बाय वॉर। ये अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं ताकि वहां पर मेंटेन किया जा सके पीस को, और वहां जो जो नुकसान तबाही हुई है उसको सही किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके। These forces are made up of armed forces, police and civilians from member countries। और ये जो फोर्स होते हैं ये इन सब का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें आर्म फोर्स के भी लोग होते हैं, पुलिस के भी लोग होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं, सिविलियंस सभी मेंबर कंट्री के। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन का काम होता है। तो हमने देखा किस तरह से आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशन को बनाया गया और समय के साथ उसने अपने काम को किया भी है कई हद तक, और ये किस तरह से काम करते हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।